है वो भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थन से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये नया नाम है और ये जो नया नाम है, ये नया नाम अभी कुछ दिन पहले ने 2021 को उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे मध्यम और प्रदेश स्तरीय दल इकट्ठा हुए और वो दल के लोग हमारे पास आए और ये कहने लगे कि इस परिवर्तन की लहर का आप नेतृत्व करें। तो हमने उनको कहा कि हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं और तो इसके बावजूद भी उन दलों के नेताओं के द्वारा इस बात का आग्रह किया गया कि आप इसका नेतृत्व करें। तो परिवर्तन के लिए सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया। आप लोगों को याद होगा कि सोनिया गांधी के द्वारा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए बनाया गया है और अटल बिहारी आडवाणी जी के द्वारा एनडीए बनाया गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उनकी मान्यता ये है कि देश में हालात और परिस्थितियां बहुत बदल गई है। कोई भी एक पार्टी अब देश पर राज नहीं कर सकती, इसलिए गठबंधन बनाना होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 18 दल के लोग इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। बाद में ये 31 दल हो गए हैं और अभी ये लगभग 41 के लगभग हो गए हैं। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है। तो इस तरह से ये एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का एक गठबंधन तैयार हो गया है। क्योंकि ये परिवर्तन मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला गठबंधन है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभा रहा है। मगर भविष्य में आने वाले समय में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा 543 लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की योजना भी बनाई जा रही है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक दलों का भी गठबंधन बनाएगा और
सामाजिक संगठनों का भी गठबंधन बनाएगा। यानी जितनी शक्ति हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति इकट्ठा कर सकते हैं, वो करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि 8 तारीख को चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया और इस चुनाव में 15 तारीख तक फिजिकल रैलियां लेने पर पाबंदी लगाई। उसका कोई कारण स्पष्ट रूप से, कोई कारण तर्कसंगत रूप से कोई कारण बताया नहीं गया। भीड़ इकट्ठा होने की वजह से कोविड फैलता है, अगर ये माना जाए तो जितने रैलियों में लोग आ रहे हैं उससे कई ज़्यादा मॉल में और हर शहर में जो मार्केट है उस मार्केट में उससे कई गुना ज़्यादा लोग क्राउड में, भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। मगर सरकार ने कोई मार्केट बंद नहीं किया, कोई मॉल बंद नहीं किया। चुनाव ऐलान किया, रैलियों पर पाबंदी लगा दिया। ये हैरान करने वाली बात है। चुनाव में रैलियां क्यों की जाती हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जनमत बनाते हैं, जनमत के बाद ही लोग बैलेट बॉक्स में जाकर वोट डालते हैं। तो हैरान करने वाली बात कि चुनाव आयोग ने जनमत बनाने देने के लिए रैलियों पर पाबंदी लगा दी। वर्चुअल कार्यक्रम लेने के लिए कहा। तो इसकी जो तर्कसंगत कारण वो दे रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं लग रहा है। अगर तर्कसंगत नहीं लग रहा है तो क्या वजह हो सकती है? तो जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली थी। 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी और लोग केवल 700 लोग थे। एक्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि लोग 700 है, कुर्सियाँ 70,000 लगी हुई है, तो क्या करें? तो हमको ऐसे पता चला कि प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही कुछ रास्ता निकालता हूँ। तो उन्होंने रास्ता निकाला और किसानों के आंदोलन का नाम लेकर वहाँ से एयरपोर्ट पर चले गए। और एयरपोर्ट पर जाने के बाद पंजाब सरकार के अधिकारियों को प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं बचकर यहाँ आ गया हूँ। यानी ये आधी बात प्रधानमंत्री ने कही, आधी बात छोड़ दी। वो आधी बात कौन सी है जो उन्होंने छोड़ दी, जो उन्होंने कही नहीं? वो आधी बात ये थी
कि तुम तो मुझे मरवाना चाहते थे मगर मैं बचकर आ गया हूं। हमारे मुख्यमंत्री को कह देना। तो प्रधानमंत्री के सुरक्षा का मुद्दा संभवतः बीजेपी के लोग चुनाव में इशू बनाना चाहते हैं। हो भी सकता है कि ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीत लिया जाए और फिर उनके भोपू पत्रकारों को और मीडिया को कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा का मुद्दा हुआ था सहानुभूति में परिवर्तित हो गया है नरेंद्र मोदी के, और इस वजह से बड़े पैमाने पर लोगों ने उनको वोट दे दिया। अब हमारे देश में सहानुभूति के लिए मरना जरूरी होता है। जैसे इंदिरा गांधी मर गई थी तो सहानुभूति में राजीव गांधी कि राजू भैया अनाथ हो गए हैं, ऐसा प्रचार किया गया था। तो तब लोग आया अनाथ हो गए, तो सहानुभूति की लहर चली, ऐसा कहा गया। मगर यहाँ पर प्रधानमंत्री को मारा नहीं गया है, हम मारने के समर्थन में नहीं है। मगर 700 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में मरे और प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ आखिरी तक बात नहीं की। जब ये रद्द कर दिए तब भी बात नहीं की। अगर इस बात को नौटंकी ना माना जाए और सच माना जाए तो पंजाब के किसानों ने नरेंद्र मोदी को मरने का एहसास जरूर कराया। ये मरना क्या होता है, मारा नहीं, एहसास कराया। तो इस एहसास की वजह से नरेंद्र मोदी में मानवता के प्रति करुणा का भाव जगेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वैसे ये उम्मीद कितनी सही है करना, ये मैं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। मगर ये बात हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। इस देश में ज्योतिराव फुले ने ये कहा था कि किसानों के दो बड़े दुश्मन हैं, सेठ जी और भट्ट जी। मगर आज़ादी के आंदोलन में, सो कॉल्ड तथाकथित आज़ादी के आंदोलन में, सेठ जी और भट्ट जी ये किसानों के दो दुश्मन हैं, बड़े दुश्मन हैं, ऐसा ज्योतिराव फुले ने कहा था। और उसका तर्कशास्त्र था, वो उन्होंने लिख कर रखा हुआ है। सेठ जी यानी साहूकार जो है वो किसान को कर्जा देता है, ब्याज के लिए उस पर लूटता है। फिर वो ब्याज जल्दी हम लोग अगर पैसा नहीं लौटाएंगे तो ब्याज और चढ़ता रहेगा, इसलिए फसल जल्दी बेचना पड़ता है। तो बेचने के लिए वो मार्केट में जल्दी बेचता है, इसलिए उसे सस्ते दाम में खरीद लिया जाता है। इस हिसाब से सेठ जी जो है वो किसानों के दुश्मन है। भट्ट जी जो है वो भट्ट जी किसानों को ये कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारा बाप मर गया है, तुम्हारा बाबा मर गया है, तो उसकी आत्मा भटक रही है। तो जो किसान जो भोला भाला है वो पूछता है कि पंडित जी तो ये क्या करे, इसका भटक रही है। कहा शांत करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए यज्ञ करना होगा, हवन करना होगा, और वो ब्रह्मभोज करना होगा, इतने ब्राह्मणों को खिलाना होगा, दान दक्षिणा भी देना होगा। तो कितना खर्चा आएगा? इतना आएगा। इतना पैसा तो है नहीं है।
तो आपके घर में तो हमने सुना कि गाय है, बैल की जोड़ी है, और कहीं कहीं तो किसान अपनी जमीन बेचकर, हाँ, फिर दोबारा कर्जा ले करके, ये सारा का सारा, ये कहानी अगर आप पुरानी एक पिक्चर है मदर इंडिया, उस मदर इंडिया में ये दिखाया गया है। और इस लूट के विरोध में सुनील दत्त जो है वो डाकू बन जाता है, ऐसा कहानी है। तो ये जो सेठ जी और भट्ट जी है, तो भट्ट जी तो जवाहरलाल जी है और सेठ जी गांधी जी। तो ज्योतिराव फुले ने कहा कि सेठ जी और भट्ट जी ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो उसी सेठ जी और भट्ट जी को समर्थन देकर देश में प्रधानमंत्री बनाया गया। और उन्होंने फिर जो कानून बनाए, जो व्यवस्था बनाई, उसके अनुसार आज़ाद भारत में देश को लूटा गया। तो जो किसान है और उसके खेती पर जीवन यापन करने वाला मजदूर है, इसकी ही इस देश में बहुसंख्या है। तो इनकी ही मदद से देश के सत्ता पर कब्जा किया गया। आज 100 लाख करोड़ से ज़्यादा भारत पर कर्जा है, उसका ब्याज इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ब्याज होता है। इतना सारा पैसा लाने के बावजूद भी वर्ल्ड बैंक से परिवर्तन नहीं हुआ। जो देश में परिवर्तन होना चाहिए था, परिवर्तन कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? तो 1 लेन का रोड था वो 2 लेन का हो गया, 2 लेन का रोड था 4 लेन का हो गया, 4 लेन का रोड था 6 लेन रोड हो गया है, 6 था 8 लेन का हो गया है। और वहाँ लिख दिया गया है रोड पर, बैलगाड़ी नहीं चलेगी इस पर। तो किसान तो देखता है, मेरे साला बढ़िया रोड तो बन गया, मगर हमें इस पर चलने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। साइकिल अलाउ नहीं होगा, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं होगा, घोड़ा गाड़ी अलाउ नहीं होगा। इन्हें इसके लिए किसी प्रकार का कोई विकास का कार्यक्रम नहीं चलाया गया। किसान के विकास का कोई कार्यक्रम चलाया गया हो, गांव और देहात के विकास का कोई कार्यक्रम चलाया गया हो, गांव देहात को बेस बनाकर रोजगार निर्माण करने का कोई कार्यक्रम चलाया गया हो, ऐसा कोई विकास का एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा है। सारे दुनिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का बुनियादी तत्व क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कच्चा माल चाहिए, और सारा कच्चा माल खेती में पैदा होता है। जो कच्चा माल है वो खेती में पैदा होता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट गांवों में लगाए जा सकते थे। 5 और 10 गांव के खेती में सरकार चाहे तो प्लान बनाकर कि यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल यूनिट होगा और इस खेती में ये प्रकार की फसल बोई जाएगी, तो किसान को फसल का भी मूल्य मिलेगा, और फसल पर प्रक्रिया करके जो उद्योग बनाया जाएगा उसमें भी किसान की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि वो उद्योग ही किसान का होगा। उसमें सरकार इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, जो उद्योगपति है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, और वहाँ पर
सरकार के पास बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी जो अनकल्टिवेट लैंड पड़ी हुई है, उस जगह पर उसको खरीदना भी नहीं पड़ता, वहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया जाता और किसान के जो बेटे और बेटियां है वो जो पढ़े लिखे होते तो उनको ही वहीं पर रोजगार दिया जाता, यानी बेटे बेटियों को रोजगार भी मिलता, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश भर में होता, मगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसान बेस कृषि बेस होता, और अगर वो कृषि बेस इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो एक प्रकार से किसान जो है वो उसका मालिक बन जाता। अगर मान लो ये सारे उद्योग कोऑपरेटिव सेक्टर के होते, कानून बना दिया जाता कि ये सारे उद्योग कोऑपरेटिव सेक्टर के होते, मान लो कि मूंगफली बनती है तो तेल, और तेल से मान लो तेल निकाल दिया, तेल निकालने के बाद में फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल का क्या करना, उसके लिए भी मतलब वो वेस्ट मटेरियल जो है वो उसका भी बहुत कुछ किया जा सकता है। गन्ने से शुगर बनाया जा सकता है, शुगर से निकली हुई जो वेस्ट है उस वेस्ट से शराब बनाई जा सकती है, उसके साथ साथ बिजली उत्पादन की जा सकती है, बाय प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। तो बाय प्रोडक्ट इसका भी फायदा किसानों को होता, यानी इससे क्या होता, इससे कोऑपरेटिव इंडस्ट्री ऑल इंडिया में हो जाती, और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में जो रिसोर्सेस पैदा होते हैं, आर्थिक साधन संसाधन, गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता। और अगर ऐसा होता तो आप कल्पना करो भारत के राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता। इसके राजनीति पर यह असर पड़ता कि ग्राम पंचायत से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक इनके पास साधन संसाधन होते और वो अपने रिसोर्सेस के आधार पर चुनाव लड़ने लायक होते, और सारी चीज़ें जो है उनके निगरानी नियंत्रण में होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये परिवर्तन, ये कहा जा सकता है कि ये तो शूद्रों और अतिशूद्र, शूद्र यानी पिछड़ा वर्ग, अतिशूद्र यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नॉमेडिक ट्राइब, ये है देश की बहुसंख्यांक संख्या, इसको इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता। ये नहीं किया गया, इससे दूसरा मॉडल अपनाया गया। दूसरा मॉडल क्या अपनाया गया कि गवर्नमेंट ने जो विदेश से बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लिया और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाई और प्राइवेट इंडस्ट्री वालों को प्रोत्साहन दिया गया और उसके लिए हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई गई। 1 रुपये में जमीन दी गई, 1 रुपये में, टोकन मनी में बॉम्बे जैसे जगह पर 1 रुपये में ज़मीन दी गई, और फिर वो ज़मीन के मालिक हो गए। और जब वो बॉम्बे में वो मिल उन्होंने बंद कर दिए तो वो ज़मीन उन्होंने 1000 करोड़ 1200 करोड़ में बेची, 1 रुपये वाली। सरकार चाहती तो भाई इस पर्पस के लिए ज़मीन आपको दिया गया था, वो पर्पस आपका ख़त्म हो गया, सरकार इस ज़मीन को टेक ओवर करती, क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों? क्योंकि वही इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए इनको पैसा देते। ये सारा सिस्टम जो है उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में इस देश में जो परिवर्तन होना चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए था। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। बहुत संक्षिप्त में अगर कहा जाए डेमोक्रेसी क्या है
तो मान लो 140 करोड़ लोग हैं भारत में, तो 140 करोड़ लोग देश नहीं चला सकते, प्रदेश नहीं चला सकते। तो कॉन्सेप्ट है वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा चलाते हैं। तो इसका मतलब है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है। तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं भारत में, इंडस्ट्रीज लोग चलाने वाले लोग अमेरिका और यूरोप में इंडस्ट्री चलाने वाले में एक मौलिक अंतर क्या है? भारत में जाति विशेष के लोग हैं जो वो व्यापार करेंगे, उद्योग करेंगे। अमेरिका और यूरोप में पढ़ा लिखा कोई भी आदमी जो है वो इंडस्ट्री लगा सकता है, और ऐसा वहां हुआ, ऐसा वहां हुआ। और वहां की बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने उनको हजारों करोड़ रुपए का पैसा दिया, और ऐसे ऐसे लोग जो है वो वहाँ उद्योगपति हो गए। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ। मगर भारत में जिनको संपत्ति रखने पर पाबंदी है, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री में या इस तरह के कार्य में आने नहीं दिया गया। पॉलिसी ही ऐसे बनाई गई। यानी ब्राह्मण धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, उसी पॉलिसी को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने उसी पॉलिसी को लागू किया। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में और गुजरात में जो एक खास किस्म की जाति के लोग हैं, मारवाड़ी, अब अगर आप ओडिशा जाओगे तो गांव-गांव में ये जो मारवाड़ी लोग हैं वो फैल गए। जो बड़ा बाजार कलकत्ता में, बड़ा बाजार कभी आप लोगों ने सुना होगा, कलकत्ता में बड़ा बाजार, 100% बड़ा बाजार जो है इन्हीं लोगों इनका ही है। बंगाली लोग अलग है, मगर ये सारे के सारे जो है, सारा मार्केट जो है, मार्केट बंगाली लोगों का नहीं है। बंगाल में सारा का सारा इनका है। और वहाँ पर बिड़ला जो है, बिड़ला, वहाँ उसने इंडस्ट्री को वहाँ से शुरुआत किया। प्रोटेक्शन दिया गया भारत सरकार के द्वारा, इनको बिरला को प्रोटेक्शन दिया गया। बिरला ने कार बनाई, एम्बेसडर, और सरकार की अनऑफिशियल पॉलिसी थी कि बिरला की ही कार खरीदी जाए। अनऑफिशियल पॉलिसी थी, बिरला की ही कार खरीदी जाए और किसी फॉरेन यूनिट को भारत में शुरू ना करनी चाहिए। तो सारे जितने अधिकारी के लिए गाड़ियां लगती थी, लाखों की संख्या में एम्बेसडर, उसको खरीदा जाता था। दूसरा ये बजाज है, इसका बाप दादा भी जो है गांधी का चेला, और वो उसको पैसा सप्लाई करता था। बिरला भी सप्लाई करता था गांधी जी को। तो बजाज जो है, बजाज ने स्कूटर बनाई, तो किसी दूसरे को लाइसेंस ही नहीं स्कूटर बनाने, बजाज को ही। और वो बजाज स्कूटर ऐसी स्कूटर थी, साली टेढ़ी करके उसको ऐसा फिर सीधी करना पड़ता था, फिर किक मारना पड़ता था, तब जा करके वो स्टार्ट होती थी। इतना नुक्स वो जिंदगी भर नहीं निकाल पाया, वो बंद कर दिया। मगर वो वैसी की वैसी नुक्स रहा, आखिर बंद कर दिया। मोटरसाइकिल शुरू कर दिया, मगर कहता है कि रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मेरिट का नुकसान होता है। ये है मेरिट बजाज का, और बजाज, हाँ ये है बजाज मेरिट, जो इतना नुक्स जो है, साली टेढ़ी किए बगैर वो स्टार्ट नहीं होती थी, इतना। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से सारी की सारी पॉलिसियां बनाई।
फिर सरकार के प्रोटेक्शन से इन लोगों ने ये सारा प्रोटेक्शन से ये इंडस्ट्री ये लोग बने। हाँ, तो सारी इनको जमीन रुपए में मिलती रही, इनको प्रोटेक्शन होता रहा, सरकार इनकी खरीदारी करती रही। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी सरकार हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हम पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि ये तमाम जो शूद्र अति शूद्र लोग हैं उन लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करने के लिए हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी और उनमें होने वाला प्रोडक्शन सारा सरकार खरीद लेगी। यानी उनकी समस्या ये होती है मार्केट की समस्या होती है, सरकारी खरीदी तो मार्केट की भी समस्या खत्म हो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 10 साल में ही एक बड़ा वर्ग जो है वो छोटे मोटे लेवल के उद्योगपति तैयार हो जाएंगे। ये कैसा हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। और हर 5-10 गांव में जो भी कच्चा माल पैदा होता है उसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर्स की इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है और वो फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सारे के सारे यूनिट खड़े किए जा सकते हैं। और ये प्लान बनाया जा सकता है कि बरसात से जो भी पानी आता है उसका एक एक बूंद पानी जो है वो संचय किया जाए और उस पानी को रोका जाए। हाँ, उस पानी को रोका जाए और इंडस्ट्री के लिए उसका उपयोग किया जाए, खेती के लिए उसका उपयोग किया जाए। और वाटर लेवल जो ज़मीन के नीचे पानी जो है, अगर मान लो आपने पानी को रोका तो बहुत सारे इलाके में ज़मीन के नीचे पानी रिसता है लगातार। जब पानी आप रोकते हो तो वो आसपास के इलाके में वो पानी नीचे जाता है, पानी रिसता है, तो उससे पानी की वाटर लेवल जो होती है ज़मीन के नीचे, वो वाटर लेवल ऊपर आ जाती है, पानी हो जाता है बहुत सारा। तो किसान लोग अपने अपने इलाके में कुएं खोद कर भी अपने खेती के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते। इससे क्या होता कि मान लो सारे देश के हर किसान के अंदर मान लो अगर ऐसा हो एक कानून बना दो कि भाई इससे ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं बनाए जा सकते खेती के, और करने भी है तो कोऑपरेटिव आपके भाई बंद जो है वो मालिकाना हक रहेगा, मगर वो यूनिट रहेगा 10, 20, 25 एकड़ 50 एकड़ का रहेगा और उसके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इससे ये होगा कि उसका प्रोडक्शन साल में 3 बार होता रहेगा। अब ये जो मिडिल ईस्ट के देश है वहाँ सब्जियाँ जो है प्रोडक्शन नहीं होता है, सारा यहाँ से जाता है, भारत से जाता है, उसके लिए फैसिलिटी दी जा सकती है। तो ये सारा का सारा परिवर्तन और सारा का सारा इसका फ़ायदा जो है वो किसान और फिर वो उस खेती में काम करने वाले जो मजदूर है वो उनको मिलता है, उसका हिस्सा निर्धारित किया जा सकता है। जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तभी तो किसान मजदूरों को देने लायक होगा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो क्या करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पॉलिसी से संबंधित है और परिवर्तन से संबंधित है। ये परिवर्तन होता क्यों नहीं है? क्योंकि परिवर्तन को रोका गया है। कल भी मैंने एक बात बताने का प्रयास किया है। क्या बताने का प्रयास किया है कि इस देश में जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने तो आज़ादी से आज़ादी मिली मगर हमें नहीं मिली। संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया। मनुस्मृति कहती है नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मुझे ये बोलने का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे संगठन बनाने का अधिकार है, मुझे सारे देश में संचार करने का अधिकार है, मुझे महाराष्ट्र के बजाय या केरला लखनऊ के बजाय केरला में जाकर बिजनेस करने का अधिकार है।
बिजनेस किसी भी प्रकार का करने का अधिकार है। अगर यादव है तो कोई जबरदस्ती सारा दूध का ही धंधा करे, भैंस पालने का ही काम करे, कोई जरूरी थोड़ी है? वो योग्यता, अगर मान लो इंजीनियर हो गया, यादव इंजीनियर नहीं हो सकता है ना, कुर्मी इंजीनियर नहीं हो सकता है। और वो जो सीख लिया उसके आधार पर जाके कहीं पर भी वो अपना काम कर सकता है, किसी को पता तक नहीं है। और सरकार ने 15 अगस्त को आज़ादी मिली तो लाल किले पर साला मनाया जाता है, और 26 जनवरी में क्या होता है, मिलिट्री का प्रदर्शन होता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया कि 15 अगस्त को वो भाषण होता है और 26 जनवरी को प्रजासत्ताक हो गया। 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? प्रजासत्ताक, प्रजा की सत्ता आ गई, ऐसा कहा जाता है। प्रजा की सत्ता आ गई है तो प्रजा की सत्ता आ गई तो क्या हुआ, उसका प्रदर्शन जो है वो होना चाहिए, मगर ये हुआ नहीं। मिलिट्री दिखाते हैं, लेफ्ट राइट वगैरह जो है उधर दिखाते रहते हैं। तो प्रजासत्ताक भारत आ गया तो आजादी से हम लोग आजाद नहीं हुए, हम तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, उस संविधान में जो फंडामेंटल राइट मिले, उस फंडामेंटल राइट की वजह से हमको अधिकार मिला। मान लो थोड़ी देर के लिए हम आजाद होते, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, गांधी जी का कहना क्या था अंग्रेजों को, चले जाओ, हम देख लेंगे, हमारा अपना है, हम देख लेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर का ये कहना था कि ये वो मनुस्मृति वाला लगा देंगे, हम देख लेंगे का मतलब मनुस्मृति वाला लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, आप जाने के पहले संविधान इधर लागू होना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए, मगर ये रेजोल्यूशन नहीं, कि अंग्रेज के जाने के पहले संविधान लागू होना चाहिए। आरएसएस का रेजोल्यूशन है कि ये तो अंग्रेजों ने पास किया हुआ संविधान है। अब ये अंग्रेजों का संविधान नहीं है, एक आर्टिकल के लिए 2-2 बार 3-3 बार चर्चा होके आर्टिकल आया है, ऐसे थोड़ी आया, उसका हिस्ट्री है, बाकायदा बहस हुई और जवाब दे करके ये सारा का सारा किया गया है, बनाया गया है। मगर चूंकि लोगों को कुछ पता नहीं है और एजुकेशन में, अभ्यासक्रम में इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि फंडामेंटल राइट क्या है। राइट एक बात है, फंडामेंटल राइट दूसरी बात है। अब जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, साले किसी के बाप का दिया हुआ है, तो बाय बर्थ है, ये तो किसी का दिया हुआ नहीं है। तो ये उसका जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तहत ये सारी की सारी बातें आती है, मगर आजादी से वो नहीं मिल रहा था, संविधान ने दिया। संविधान का आग्रह कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का और गांधी जी का आग्रह केवल इतना था, नहीं आप चले जाओ, बाकी हम देख लेंगे, आप चले जाओ हम देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे भाई, बाबा साहब को तो मालूम था कि ये ऐसा ऐसा करेंगे। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, मगर अमल उसके ऊपर नहीं होने दिया गया। नहीं होने दिया, वहां पर चुनाव आता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का मामला है, तो हमारे लोग चुनकर ना जाए, इसके लिए कांग्रेस ने उद्योगपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़वाना शुरू कर दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ के अनुसार कि उसके विरोधी पार्टी के आदमी के पास पैसा ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस के पास बहुत बड़े पैमाने पर पैसा। तो ये जो असमानता है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ असमानता के रेफरेंस में, वो फंडामेंटल राइट में आया है। आज 2019 में 27,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने खर्चा किया
नरेंद्र मोदी ने खर्चा किया। नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं तो फकीर हूँ। साला ऐसा फकीर दुनिया वालों ने नहीं देखा होगा जो चुनाव पर 27,000 करोड़ खर्चा करता है। अगर आप गिनती करो 543 सीटें डिवाइडेड करो तो आपको पता चलेगा कि एक लोकसभा सीट के लिए कितना खर्चा किया। तो इसका मतलब है कि काले धन का उपयोग रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए होता है। इसके बावजूद भी उनको एश्योरेंस नहीं है कि हम बहुमत हासिल करेंगे, तो ईवीएम लाया। ईवीएम तो इसके लिए लाया ना कि हम घर बैठे डिसाइड कर दे कि कौन जीतेगा। तो इस तरह से परिवर्तन को जो संविधान है उस पर अमल वो कर सकता है जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाएगा। उसका सामाजिक स्तर क्या होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस परिवर्तन को रोका गया। भारत में स्टेटस को बनाने के लिए इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया। इसको बदलना होगा। इसको बदलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उस पर मैं विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूँ, अभी समय नहीं है। तो ये परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ये राजनीति में भी काम करेगा और ये सामाजिक क्षेत्र में भी काम करेगा। तो हमारे लोगों को चाहिए कि वो जो छोटे छोटे दल है, वो छोटे छोटे दल और समाज में छोटे छोटे संगठन, वो सारे इकट्ठा करने का अभियान चलाया जाए और परिवर्तन लाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। ये उपयोग हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और इसलिए हमने लक्ष्य रखा है कि बीजेपी को चुनाव में हरवाना। सेमीफाइनल है, 2024 में फाइनल होगा। सेमीफाइनल में बीजेपी को हरवाएंगे तो ही फाइनल में हरवाया जा सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा, अपोजिशन की सरकार आनी चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात कि अपोजिशन की जो भी सरकार आए हमारे सपोर्ट के बगैर वो सरकार नहीं बननी चाहिए। ये तीसरा हमारा लक्ष्य है। और धीरे से कहूं तो हमारे सपोर्ट के बगैर हम कोई सरकार बनने नहीं देंगे। सरकार बनेगी, अपोजिशन के बनेगी, मगर हमारे सपोर्ट से बनेगी। क्यों? जब हमारे सपोर्ट से बनेगी तो ही तो हम अपना एजेंडा लागू कर सकेंगे। इस पर हम लोग काम करेंगे। ये परिवर्तन होगा, इस दिशा में काम किया जाए। और वाराणसी के ज़िले में जो 8 विधानसभा है उसमें कार्यकर्ताओं ने लगभग 800 सेंटर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 300, 350, 400 तक बूथ है, तो अगर हम 350 मान लें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बावजूद भी 800 सेंटर पर लोगों ने सेंटर बनाए और उस सेंटर पर लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। जितने लोगों को पुलिस वाले प्रशासन ने सुनने के लिए रोक लगाई, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। और इसके लिए मैं चुनाव आयोग का और प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि हमको ऐसा तरीका अपनाने का मौका मिला। धन्यवाद।